गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं मदन सिराव आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के मदन सिराव पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने चल रहे थे राजस्थान के जिला दर्शन, और राजस्थान के जिला दर्शन में हम बात करें तो राजस्थान के नवगठित जिलों का वर्णन पढ़ रहे थे हम। यानी कि हाल ही में राजस्थान के अंतर्गत हम देखें तो 19 नए जिलों का गठन किया गया है, और उन 19 जिलों का वर्णन पढ़ रहे थे जो नए जिले गठित किए गए हैं। उनमें से हमने पढ़ा था बालोतरा ज़िला भी पढ़ा, फलौदी ज़िला पढ़ा, और इसके बाद में हमने ब्यावर ज़िला भी पढ़ा। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान का एक नया ज़िला। और नए ज़िले की बात करें तो ज़िला है नीम का थाना सीकर। यानी कि ये बात करें तो नीम का थाना, इस नीम का थाना ज़िला की हम बात करें तो ये वर्तमान में कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? तो वर्तमान में ये सीकर संभाग के अंतर आता है। और सीकर संभाग के अंतर्गत हम ज़िलों की बात करें तो सीकर संभाग के अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं। एक तो हो गया नीम का थाना सीकर हो गया, एक स्वयं सीकर हो गया, और इसके बाद में हम बात करें तो एक तो चूरू ज़िला हो गया और एक झुंझुनू ज़िला हो गया। दोस्तों ध्यान रहे, चूरू ज़िला पहले बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता था, और आज वर्तमान में हम देखें तो ये सीकर संभाग के अंतर्गत है। तो यानी कि जो नीम का थाना ज़िला है ये वर्तमान में सीकर संभाग के अंतर्गत है। और सीकर संभाग के अंतर्गत हम देखें तो राजस्थान के 4 ज़िले हैं, उनमें से स्वयं सीकर है, नीम का थाना है, और चूरू है, और झुंझुनू ज़िला है। पर चूरू के बारे में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि पहले बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता था, और आज वर्तमान में हम देखें तो ये सीकर संभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद में हम बात करें कि नीम का थाना हम पढ़ रहे हैं, तो नीम का थाना वर्तमान में कौन कौन से ज़िले से ये कटे हैं, इनमें कौन कौन सी तहसीलें ली गई है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इस नीम का थाना में टोटल कितनी तहसीलें हैं इसके बारे में भी वर्णन करेंगे। तो चलिए वर्णन करते हैं हम नीम का थाना का। नीम का थाना, नीम का थाना के अंतर्गत हम देखें तो इसमें एक तहसील ली गई है पाटन, ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम देखें तो नीम का थाना हो गई, नीम का थाना। तीसरी हम तहसील की बात करें तो उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी हो गई। 4 नंबर की हम बात करें तो 4 नंबर खेतड़ी हो गई, खेतड़ी हो गई। और 5 नंबर की हम बात करें तो श्री माधोपुर हो गई, श्री माधोपुर। इस प्रकार से हम देखें तो इस नीम का थाना के अंतर्गत टोटल 5 तहसीलें हैं। एक पाटन है, नीम का थाना सीकर है, उदयपुर वाटी है, खेतड़ी है, और श्री माधोपुर है। पाटन जयपुर से, श्री माधोपुर सीकर से, नीम का थाना सीकर से, और इसके बाद में हम देखें उदयपुर वाटी और खेतड़ी ये ली गई है झुंझुनू से। यानी कि 2 तहसीलें झुंझुनू से ली गई है, 2 तहसीलें सीकर से ली गई, और एक जयपुर से ली गई है। ये पाटन कस्बा थोड़ा सा ध्यान में रखना, पहले जयपुर ज़िले के अंतर्गत था, और अब इसका वर्तमान में देखें तो ये नीम का थाना सीकर में है। इसके बाद में हम देखें कि सीकर ज़िले से नीम का थाना से संबंधित नीम का थाना ये मध्यकाल में हम बात करें तो ये निम्बारक संप्रदाय का केंद्र भी रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखें भाई, मध्यकाल में ये निम्बारक संप्रदाय का, मध्यकाल में निम्बारक संप्रदाय का, निम्बारक संप्रदाय का केंद्र रहा है। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि निम्बारक संप्रदाय का केंद्र नीम का थाना सीकर जिला है। अब हम देखें हम कि इसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी, यानी कि सीकर जिले की नदियां, नदियों की हम बात करें तो एक तो इसके अंतर्गत कांतली नदी है, कांतली नदी है। इसके बाद में हम बात करें तो सीतासोटा नदी है, ये 2 नदियां हैं। कांतली नदी सीकर जिले नीम का थाना खंडेला की पहाड़ियों से उद्दित होती है, और ये नीम का थाना
सीकर और ये बहती हुई आगे झुंझुनू की ओर जाती है। और इसके बाद में सीतासोटा की बात करें तो ये कोटपुतली की ओर जाती है, उद्दित होकर सीकर से नीम का थाना से उद्दित होती है और कोटपुतली की ओर जाती है। यानी कि मूल रूप से हम देखें नदियों की तो दो नदियाँ हैं। कांतली नदी आपको पता है कि इसका बहाव क्षेत्र है वो तोरावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कांतली नदी राजस्थान में हम बात करें तो आंतरिक प्रवाह की, यानी कि पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की ये सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई भी 100 किलोमीटर है। तो कई बार एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और कांतली नदी के किनारे की हम बात करें तो यहाँ एक सभ्यता भी पनपी है जो हम आगे पढ़ेंगे, जो वर्तमान में नीम का थाना सीकर में है। इसके बाद में हम बात करें तो नीम का थाना सीकर, वैसे थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, नीम का थाना अलग ज़िला हो गया है, सीकर संभाग के अंतर्गत है, क्योंकि सीकर ज़िला था उसकी एक रट लग गई है। ठीक है, तो नीम का थाना, नीम का थाना हम बात करें तो 24 अक्टूबर 1995 की बात है। 24 अक्टूबर 1995, 24 अक्टूबर 1995 को नीम का थाना में यहाँ देखें तो पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया था और वैज्ञानिकों ने यहाँ एक शोध केंद्र स्थापित कर दिया है। ठीक है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो दिखाई दिया था वो नीम का थाना क्षेत्र में ज़िले में दिखाई दिया था 24 अक्टूबर 1995 के दिन, और वैज्ञानिकों ने यहाँ एक शोध केंद्र स्थापित किया है। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो राम नारायण चौधरी, स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। और राम नारायण चौधरी की हम बात करें तो इसका संबंध सीकर ज़िले से रहा है, यहाँ इनका जन्म हुआ है। और बात करें राम नारायण चौधरी जी की पत्नी का तो अंजना चौधरी, ये पहली महिला थी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसे गिरफ्तार किया गया था। और नमक सत्याग्रह में इन्होंने भी भाग लिया था 1930 में। 1930 में नमक जो सत्याग्रह हुआ था उसमें ये अंजना चौधरी ने भाग लिया था, और एक इनके साथ एक महिला और थी जानकी देवी। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में ध्यान रख लेना। और राम नारायण चौधरी की हम बात करें तो इनका संबंध जो रहा है वो बेगू किसान आंदोलन से रहा है, उन्होंने भाग लिया था। और अजमेर के नारोली में अजमेर में नारोली आश्रम की भी स्थापना की थी। तो चलो लिखते हैं, राम नारायण का संबंध लिखते हैं पहले तो। राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी जन्म की बात करें तो नीम का थाना में हुआ है जन्म। ठीक है, और कौन से किसान आंदोलन से संबंध रहा है इनका, तो बेंगू किसान आंदोलन से इनका संबंध रहा है। ठीक है, और अजमेर में हम बात करें इन्होंने तो नारोली आश्रम की स्थापना की थी, नारोली आश्रम, नारोली आश्रम की स्थापना किसने की थी, राम नारायण चौधरी ने की थी। राम नारायण जी की पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम था अंजना चौधरी, अंजना चौधरी। और इसी के साथ हम देखें तो अंजना चौधरी ये राजस्थान की पहली महिला है जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसे गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो प्रथम जो गिरफ्तारी हुई थी ये इनकी है भाई, गिरफ्तार किया गया था। और इसके बाद में हम बात करें तो 1930 में नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था। 1930 में नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह में भाग लिया था किसने, अंजना चौधरी ने, जो राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो नीम का थाना सीकर नीम का थाना ज़िले से तो मीणाओं का जो विशाल सम्मेलन हुआ था, मीणाओं का विशाल सम्मेलन, मीणाओं का विशाल सम्मेलन, मीणाओं का विशाल सम्मेलन की हम बात करें तो मीणा जाति के लोग हैं जो पुराने समय में हम देखें तो इनका लूटपाट का कार्य था। और इसके बाद में इन्होंने मीणाओं पर एक कानून लाया गया था 1932 में, जराइम पैसा कानून। 1932 में मीणाओं पर एक कानून लाया गया था, जराइम पैसा कानून,
जराइम पेशा कानून। और इस कानून के अंतर्गत यानी कि जो मीणा समाज के लोग हैं उन्हें पुलिस थाना में अटेंडेंस देना यानी कि दिन में 2-3 बार अटेंडेंस देना अनिवार्य कर दिया गया था ये। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लें, ये जराइम पेशा कानून। और इस कानून से यानी कि बाहर निकलने के लिए और मीणाओं ने नीम का थाना ज़िले में, वर्तमान में जो नीम का थाना ज़िला बना है, इस ज़िले में 1944 में ये मीणाओं का विशाल सम्मेलन किया गया था। और इसका जो नेतृत्व करता था वो जैन मुनि मगन सागर था भाई। यानी इस सम्मेलन का जो नेतृत्व किया था वो जैन मुनि मगन सागर। और इस सम्मेलन की हम बात करें तो कब किया गया था? 1944 में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो बंशीधर शर्मा ने की थी भाई। अध्यक्षता बंशीधर जी शर्मा ने इनकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये तो नीम का थाना से संबंधित तो एक इतिहास की जो बातें हैं थोड़ा बहुत ध्यान में रखना होगा। यानी कि मीणाओं का विशाल सम्मेलन नीम का थाना सीकर में हुआ। यहाँ मीणाओं पर जराइम पेशा कानून 1932 में लाया गया और जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में ये विशाल सम्मेलन 1944 में, और इनकी अध्यक्षता जो की थी वो बंशीधर जी ने शर्मा ने की थी। इसके बाद में हम जिले की सभ्यता के बारे में देखें तो यहाँ एक सभ्यता है, और सभ्यता की बात करें तो कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता। और हम बात करें इस गणेश्वर सभ्यता से तो राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा कंपटीशन एग्ज़ाम होगा इस सभ्यता के बारे में जिक्र नहीं किया हो, यानी कि प्रश्न न पूछा गया हो। तो गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो ये नीम का थाना ज़िले में है, और ये मूल रूप से हम देखें तो कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ये कांतली नदी के किनारे हैं भाई। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे से ये सभ्यता पनपी है। और इस सभ्यता की बात करें तो खोज की थी इसकी रतन चंद्र अग्रवाल ने, यानी कि खोजकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल इन्होंने खोज की थी। और खोज के दौरान हम देखें तो यहाँ क्या कुछ मिला है? तो यहाँ पत्थर के मकान मिले हैं, मछली पकड़ने के कांटे मिले। कई बार एग्जाम में प्रश्न, ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि मछली पकड़ने का कांटे कौन सी सभ्यता से मिले हैं? मछली पकड़ने के कांटे तो कौन सी सभ्यता से मिले हैं? इस कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। नीले और काले मृद बांड मिले हैं भाई, यहाँ से नीले काले मृद बांड कौन सी सभ्यता से? गणेश्वर सभ्यता से। इस सभ्यता की हम बात करें तो पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं, और इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है भाई एग्जाम में, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। तो जननी किसको कहते हैं? इस सभ्यता को कहते हैं। कौन सी सभ्यता को? गणेश्वर सभ्यता को। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि नीम का थाना जिले में कौन सी सभ्यता पनपी है? गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी के किनारे हैं। इनके खोजकर्ता की बात करें तो गणेश्वर से रतन चंद्र अग्रवाल ने। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की इसे जननी कहा जाता है। और इस सभ्यता के दौरान यानी कि खुदाई के दौरान हम देखें तो पत्थर के मकान मिले हैं, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, और नीले व काले मृद बांडे मिले हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप ध्यान रख लेना। आगे हम बढ़ें तो आगे हम बात करें तो इसमें चलते हैं श्री माधोपुर तहसील में। श्री माधोपुर, और श्री माधोपुर की बात करें तो इस श्री माधोपुर में एक हवेली बनी है जिसे पंसारी की हवेली के नाम से जाना जाता है। पंसारी की हवेली, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। पंसारी की हवेली कहाँ है? पंसारी की हवेली कहाँ है? तो पंसारी की हवेली की बात करें तो पहले सीकर ज़िले में थी, और वर्तमान में हम बात करें तो ये नीम का थाना ज़िले में है। इसके बाद में हम देखें तो इस ज़िले की में उदयपुर वाटी पहले झुंझुनू की एक तहसील हुआ करती थी, और वर्तमान में देखें तो इसे
सिक्कर नीम का थाना में शामिल किया गया है। तो ये झुंझुनू का कस्बा था। तो उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी में हम देखें तो उदयपुर वाटी में यहाँ एक छतरी है भाई, जोगीदास की छतरी। कई बार एग्जाम में ये भी पूछी गई, जोगीदास, जोगीदास की छतरी, जोगीदास की छतरी भित्ति चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है भाई। जोगीदास की छतरी ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और इसके प्रमुख चित्रकार की हम बात करें तो प्रमुख चित्रकार हुए इनके देवा। ठीक है, तो जोगीदास की छतरी कहाँ है? जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी नीम का थाना में है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ के प्रमुख चित्रकार की बात करें, चित्रकार देवा है। इसके साथ साथ हम बात करें तो उदयपुर वाटी की, तो उदयपुर वाटी में एक देवी का मंदिर भी है, शाकंभरी माता का, जिसे साग सब्जियों वाली देवी के नाम से जानते हैं, शाकंभरी। कौन सी देवी? शाकंभरी माता। तो शाकंभरी माता का मंदिर, मूल मंदिर तो देखो इसका जयपुर में है। और इसके बाद में हम बात करें तो उदयपुर वाटी में है। और एक इस देवी का मंदिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, यानी कि संपूर्ण भारत में इसके 3 मंदिर है जो एग्जाम पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शाकंभरी माता का मंदिर, शाकंभरी माता का यानी प्रधान पीठ इसके जयपुर में है। और इसके बाद में उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। ठीक है, और इसके बाद में हम और बढ़े आगे तो नीम का थाना में एक झील है। और झील की बात करें तो कौन से गांव में है? तो ये कांवट में है, कांवट। कांवट में एक झील है जो राजस्थान पुलिस 2014 में पूछी गई थी, ये प्रीतमपुरी झील, प्रीतमपुरी, प्रीतमपुरी ऐसे पिथमपुरी भी कहते हैं, प्रीतमपुरी या पिथमपुरी झील। ये कौन से ज़िले में है? तो वर्तमान में ये नीम का थाना ज़िले में है। ठीक है, और गांव की बात करें तो ये कौन से गांव में है? कांवट गांव में है। ये राजस्थान पुलिस में कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करें तो झुंझुनू की खेतड़ी, जो वर्तमान में कौन से ज़िले में ली गई है? इसे नीम का थाना में ली गई है। तो चलिए, नीम का थाना की एक तहसील कौन सी? खेतड़ी। और इस खेतड़ी से हम बात करें तो तांबा उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है भाई, तांबा उत्पादन, तांबा उत्पादन में ये तहसील अग्रणी है नीम का थाना की। और यहाँ हम देखें तो हिंदुस्तान कॉपर संयंत्र लगाया गया, यानी कि तांबा गलाने का संयंत्र भी है और हिंदुस्तान कॉपर संयंत्र है, हिंदुस्तान कॉपर संयंत्र। और हिंदुस्तान कॉपर संयंत्र की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में की गई थी, यानी कि राजस्थान में तांबा के भंडारों का खोज करती है। तांबा गलाने के संयंत्र भी यही है। और विशेष बात ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना है भाई। कौन सी खाद का? ज्योति ट्रिपल खाद का, ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना। डीएपी की बात करें, यानी कि हम बढ़ते आ रहे हैं कि डीएपी, डीएपी खाद की बात करें तो डीएपी खाद का कारखाना कपासान में है, कपासान। और ये कस्बा चित्तौड़गढ़ में है। तो थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना कि डीएपी के लिए कपासान और ज्योति ट्रिपल खाद के लिए हम बात करें तो खेतड़ी में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में खेतड़ी में की गई। और तांबा गलाने का संयंत्र भी खेतड़ी में है। और इसके बाद में हम बात करें खेतड़ी में, तो यहाँ खेतड़ी से प्रमुख कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो यहाँ राम किशन मठ है, राम किशन, राम किशन मठ, राम किशन मठ, यानी कि नीम का थाना सीकर, और नीम का थाना जिले में है, सीकर संभाग के अंतर्गत। और राम किशन मठ की बात करें तो ये खेतड़ी में है। तो देखिए कि प्रमुख रूप से खेतड़ी में कौन कौन से खेतड़ी, यानी कि मंदिर मस्जिद जो भी है, हम बात करें खेतड़ी से तो खेतड़ी से एक तो राम किशन मठ हो गया। इसके बाद में हम खेतड़ी में देखें तो भोपालगढ़ का दुर्ग है भाई, भोपालगढ़ दुर्ग है। पन्नालाल शाह का तालाब है, पन्नालाल शाह है।
पन्नालाल शाह का तालाब है, अजीत सागर बांध है, अजीत सागर बांध है, बटियाणी जी का मंदिर भी है, रानी बटियाणी का मंदिर। तो आपसे पूछे कि नीम का थाना में दर्शनीय स्थलों में हम बात करें तो रामकिशन मठ है, खेतड़ी में है, खेतड़ी में भोपालगढ़ का दुर्ग है, पन्नालाल शाह का तालाब है, रानी बटियाणी जी का मंदिर है और अजीत सागर बांध है। ये जो संबंध है किससे, खेतड़ी से है। और खेतड़ी की बात करें तो ये कौन से ज़िले के अंतर्गत, खेतड़ी वर्तमान में नीम का थाना सीकर जिले से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो इस नीम का थाना में एक युद्ध हुआ था जिसे पाटन का युद्ध बोलते हैं, पाटन का युद्ध, पाटन का युद्ध। और पाटन के युद्ध की हम बात करें तो पाटन का युद्ध हुआ था 1790 में। ये पाटन का युद्ध हुआ था, ये 1790 में हुआ। इसमें एक तरफ तो जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह, जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह जी थे, और एक तरफ हम बात करें तो मराठा थे, मराठों में महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, सिंधिया। और एक इनके सैनिक और थे जिसे डी बोई के नाम से जानेंगे, फ्रांसीसी थे ये, डी बोई, डी बोई। तो एक तरफ ये थे, और इसमें विजय की बात करें तो मराठा इसमें विजयी हुए थे इस पाटन के युद्ध में। इसके बाद में हम और बात करें तो इस नीम का थाना ज़िले से, और नीम का थाना में एक युद्ध और हुआ था। युद्ध में बात करें तो मावला मंडोली का युद्ध भी हुआ है भाई, क्योंकि इन युद्धों का थोड़ा सा वर्णन ध्यान में रखना भाई, क्या पता कोई एग्ज़ाम में पूछ ले। मावला मंडोली का युद्ध, मावला मंडोली। और इस मावला मंडोली के युद्ध की बात करें तो ये तो 1767 में हुआ था। और इस युद्ध में एक तरफ तो माधो सिंह थे और एक तरफ भरतपुर के जसवंत सिंह थे, जब वो जाट। ठीक है, तो कौन थे, माधो सिंह जी थे और एक तरफ जसवंत सिंह जी थे, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह जी थोड़ा ध्यान में रखना, ये भरतपुर वाले हैं। ठीक है, तो मावला मंडोली का युद्ध जो हुआ था ये 1767 में और नीम का थाना ज़िले में हुआ था। इसके बाद में हम बात करते हैं तो पत्रकारिता के, राजस्थान पत्रकारिता पितामह है, राजस्थान में पत्रकारिता के पितामह है पंडित झाबरमल शर्मा। तो झाबरमल जी के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलिए मैं लिखता हूँ, ये है जसरासर गाँव, जसरापुर गाँव के, जसरापुर, ये जसरापुर गांव से संबंधित है। कौन है, पंडित झाबरमल शर्मा, पंडित झाबरमल शर्मा, पंडित झाबरमल शर्मा। और पंडित झाबरमल शर्मा से ये ध्यान में रखना है कि इसे राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है, पितामह। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस का है भाई 2008 में या 14 में। ठीक है, तो पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है, पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। और 1981 में इसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था भाई, 1981 में इसे पद्म भूषण से इसे सम्मानित किया गया पंडित झाबरमल शर्मा को। तो थोड़ा ध्यान में रख लेना कि पंडित झाबरमल शर्मा जो पहले झुंझुनू से संबंधित थे और आज वर्तमान में हम देखें तो ये नीम का थाना जिले से संबंधित है। ठीक है, जसरापुर गांव से संबंध है इनका। और पंडित झाबरमल जी शर्मा को राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है और 1981 में इसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। इसके बाद में हम बात करें तो चलते हैं गोरीर गांव में, जो खेतड़ी में है। कौन सा गांव, गोरीर गांव, गोरीर गांव, गोरीर गांव गौरव की बात है अपने राजस्थान के लिए। और गोरीर गांव की बात करें तो कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल। और इस कमला बेनीवाल की हम बात करें तो ये राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री रही है। गौरव की बात है कि प्रथम महिला मंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री, महिला मंत्री। और इसके बाद में हम बात करें तो ये गुजरात की राज्यपाल भी रही है भाई,
कमला बेनीवाल गुजरात की राज्यपाल। तो राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री होने का गौरव किसे प्राप्त है? कमला बेनीवाल जी को। और राजस्थान की गुजरात की राज्यपाल भी कौन रही है? कमला बेनीवाल जी रही है। इसके बाद में हम बात करें तो नेतराम गोरीर, तो थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना, ये भी एक क्रांतिकारी थे। थोड़ा सा ये बस इतना ही ध्यान में रख लेना, नेतराम गोरीर। तो ये एक क्रांतिकारी थे, यानी कि थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना। इसके बाद में हम और बात करें इस नीम का थाना से संबंध में। नीम का थाना से बात करें तो ये यानी गोरीर गांव। गोरीर, एक तो कमला बेनीवाल जी का संबंध रखना है कि गोरीर गांव से संबंधित थी, जो राज्य की प्रथम महिला मंत्री होने का गौरव प्राप्त है। दूसरा नेतराम जी गोरीर, जो एक क्रांतिकारी थे। और इसके बाद में हम बात करें इस गोरीर से, तो यहाँ राज्य का पहला 100 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया भाई। राज्य का प्रथम कितना किलोवाट का? 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र। तो सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? राज्य का प्रथम गोरीर गांव में किया गया है। हम देखें तो इसे स्थापित करने वाला तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड द्वारा इसे लगाया गया है। चलो मैं लिख ही देता हूँ कि ये जो 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, यानी कि राज्य का प्रथम 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा जो संयंत्र स्थापित किया गया है वो नीम का थाना जिले में किया गया है, गोरीर गांव में किया गया है। और इसे स्थापित करने वाली कंपनी की हम बात करें तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड द्वारा इसे स्थापित किया गया है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करें यानी कि इस नीम का थाना ज़िले से, तो एक यहाँ सुरानी धाम है भाई, यानी एक गांव का नाम है। और क्या नाम है? सुरानी धाम। और इस सुरानी धाम के बारे में बात करें तो यहाँ उत्तर भारत का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है भाई। सुरानी धाम उत्तर भारत का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ बाबा फड़कनाथ का आश्रम स्थल भी है। किसका? बाबा फड़कनाथ का आश्रम स्थल। तो इस प्रकार से यानी कि सुरानी धाम में उत्तर भारत का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी है और बाबा फड़कनाथ का आश्रम स्थल है। तो इस प्रकार से हमने इस नीम का थाना को पढ़ा। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि नीम का थाना सीकर संभाग के अंतर्गत है और सीकर संभाग में 4 जिले हैं। नीम का थाना है, सीकर है, चूरू है और झुंझुनू है। इसके बाद में हमने जाना कि नीम का थाना में कौन कौन सी तहसीलें हैं। तो एक पाटन तहसील है, नीम का थाना है, उदयपुर वाटी है, खेतड़ी है और श्री माधोपुर है। नीम का थाना और श्री माधोपुर सीकर जिले से ली गई है, उदयपुर वाटी ये खेतड़ी से ली गई है, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करें तो मध्यकाल में ये निम्बार्क संप्रदाय का केंद्र रहा है। प्रमुख नदियाँ की बात करें तो कांतली नदी है और सीता सोटा नदी है, जो नीम का थाना से संबंधित है। इसके बाद में नीम का थाना में हमने पढ़ा था कि 24 अक्टूबर 1995 के दिन यहाँ वैज्ञानिक शोध केंद्र किया गया था, यानी कि पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण दिखाई दिया और वैज्ञानिकों ने यह शोध केंद्र स्थापित कर दिया। इसके बाद में हमने पढ़ा रामनारायण चौधरी। तो रामनारायण चौधरी का संबंध है जो बेगू किसान आंदोलन से है। इनका जन्म नीम का थाना से संबंधित है और नारोली आश्रम स्थापना की थी जो अजमेर के अंदर है। और इनकी पत्नी का नाम अंजना चौधरी पड़ा और स्वतंत्रता आंदोलन में ये गिरफ्तार होने वाली राज्य की प्रथम महिला थी। और 1930 में इन्होंने नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था।
इसके बाद में नीम के थाने में मीणाओं का विशाल सम्मेलन हुआ। सम्मेलन क्यों हुआ? क्योंकि मीणाओं पर जरायम पेशा कानून लाया गया 1932 में, और इस कानून से उभरने के लिए मीणाओं ने जैन मुनि मगन सागर की नेतृत्व में 1944 में यहाँ ये विशाल सम्मेलन किया, और इनकी अध्यक्षता जो करने वाले थे वो अध्यक्षता बंशीधर शर्मा ने की थी। इसके बाद में हमने पढ़ा कि नीम का थाना में कौन सी सभ्यता है। तो सभ्यता की बात करें तो कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है, जो कांतली नदी के किनारे हैं। खोजकर्ता पढ़ा था हमने रतन चंद्र अग्रवाल, और इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से जानते हैं। यहाँ पत्थर के मकान मिले हैं, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, नीले और काले मृद भांड मिले हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था इस नीम का थाना की एक तहसील श्री माधोपुर पंसारी की हवेली है यहाँ। इसके बाद में उदयपुर वाटी में जोगीदास जी की छत्री है, और ये भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, और इनके प्रमुख चित्रकार थे वो देवा थे। और उदयपुर वाटी में हमने एक माता का मंदिर पढ़ा, और माता के मंदिर की बात करें तो कौन सी माता? शाकंभरी माता, जिसे फल फूल सब्जियों की देवी के नाम से भी जानते हैं। यानी अकाल के टाइम में इस माता ने लोगों तक कंद मूल फल फूल सब्जियाँ ये प्रोवाइड करवाई थी, इसलिए इस माता का नाम शाकंभरी पड़ा। और इसके बाद में एक झील पड़ी है हमने, प्रीतमपुरी झील, जो राजस्थान में खारे और मीठे पानी की झील के नाम से जानी जाती है, और ये कांवट में है, कांवट खेत नीम का थाना में। इसके बाद में हमने खेतरी पढ़ा। खेतरी तांबा उत्पादन में ये प्रथम स्थान है। यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना 1967 में की गई। तांबा गलाने का संयंत्र भी यही है, और राजस्थान में ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना भी यही है। और खेतरी की हम बात करें तो राजस्थान में जो सोने के भंडार करने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी आई थी, इंडो गोल्ड कंपनी, तो उन्होंने अपना कार्यभार छोड़कर जो सारा जो कार्यभार था वो इस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को दे दिया। इनके आज वर्तमान में राजस्थान में जो सोने के भंडार देख रही है, खोज रही है, तो वो कौन खोज रही है? खेतरी खोज रही है, यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खोज रहा है। इसके बाद में खेतरी में रामकिशन मठ पड़ा, भोपालगढ़ का दुर्ग पड़ा, पन्नालाल शाह का तालाब पड़ा, अजीत सागर बांध पड़ा, और रानी भटियाणी का मंदिर भी पड़ा। इसके बाद में पाटन का युद्ध पड़ा, जो सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया यानी कि मराठों के मध्य हुआ था, और ये युद्ध 1790 में हुआ था। इसके बाद में हमने मावला मंडोली का युद्ध पड़ा, जो 1767 में हुआ था। ये माधो सिंह जी फर्स्ट और जसवंत सिंह जी भरतपुर वाले के मध्य हुआ था। इसके बाद में जसरापुर गांव पड़ा। जसरापुर गांव की हम बात करें तो पंडित जाबरमल शर्मा से संबंधित है। पंडित जाबरमल शर्मा, जिसे राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है, 1921 में इसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद में हमने गोरीर गांव पढ़ा। गोरीर गांव में कमला बेनीवाल जिसे राज्य की प्रथम महिला मंत्री होने का गौरव प्राप्त है, और गुजरात की राज्यपाल भी रही। और इसके बाद में गोरीर में हमने पढ़ा कि 100 किलो मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ स्थापित किया गया, और किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट द्वारा इसे स्थापित किया गया। इसके बाद में हमने पढ़ा सुरानी धाम, ये उत्तर भारत का यहाँ सूर्य मंदिर है, और बाबा फड़कनाथ जी का आश्रम स्थल है। इस प्रकार से हमने इस नीम का थाना जिले का वर्णन पढ़ा, नई अपडेट्स के साथ पढ़ा, और धीरे धीरे करके हम राजस्थान के 19 जिलों के बारे में वर्णन पढ़ेंगे, यानी कि नवगठित। वैसे तो संपूर्ण 50 जिलों के बारे में हम पढ़ेंगे, पूरा वर्णन पढ़ेंगे, और एक दिन धीरे धीरे करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। जो भी आपके राजस्थान में होने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम है, उससे पहले हम कवर कर लेंगे, और राजस्थान के कंपटीशन एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो 100% उम्मीद है कि इन्हीं वीडियोज़ में से पूछे जाएंगे। तो आप बने रहिए जीके मदन सिराव यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें। आगामी वीडियो तक धन्यवाद।